हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। सो माय नेम इज अश्मित सिंह कंग और आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे द इकोनॉमिक्स मॉड्यूल ऑफ द यूपीएससी स्टेट पीसीएस एंड सीडीएस। तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आज की क्लास में सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या हमारे पास टैक्टिक्स होने चाहिए, कैसे हम इकोनॉमिक्स को मास्टर कर सकते हैं ये समझेंगे, और क्यों स्टूडेंट्स जनरली जो है वो इकोनॉमिक्स को, या तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे इकोनॉमिक्स में जिन्हें सब कुछ समझ आ गया, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एग्जाम में भी आएंगे तो भी छोड़ देंगे। तो समझिए इस चीज को, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स जो या तो आपको इजीली समझ आ जाएगा और या आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अब इसके पीछे रीजन है क्या? तो रीजन है एक, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स की, आपने एक छोटी सी चीज करनी है और कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, सिर्फ आपकी अटेंशन मांगूंगा मैं। आप 100% अपनी अटेंशन जो है, कंसंट्रेशन क्लास में लगाइए। इसके बाद एक बार आपका जब इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका होगा मॉड्यूल, जिसमें हम एनसीईआरटी को अपना बेस रखेंगे, इसके बाद अगर आप प्रीलिम से पहले, कोई भी एग्जाम से पहले, स्टेट पीसीएस से पहले, यूपीएससी से पहले, सीडीएस के एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं भी करोगे, लास्ट टाइम पर रिवाइज कर लोगे कंसेप्ट्स को, आपको तो भी याद होंगे और आप इजीली स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स में। क्लियर? बट मैं मांग एक चीज रहा हूं और वो है कि आपकी कंसंट्रेशन यहां पर होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका माइंड जो है वो क्लास में होना चाहिए। डोंट लेट योर माइंड बिकम योर मास्टर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपने माइंड को कंट्रोल खुद कीजिए, माइंड आपको कंट्रोल ना करे। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। आप सबने देखा होगा कि आपके किसी रिलेटिव्स में, आप खुद नहीं, एक पेट रखा हो, डॉग रखे होंगे, जो डॉग ओनर्स हैं। तो डॉग्स क्या करते हैं जनरली, जब हम उन्हें वॉक के लिए लेके जाते हैं तो उन्हें अपने लीश को, जो से हम पटा बोलते हैं, डाला हुआ है कुत्ते को, तो जब उन्हें वॉक के लिए लेके जाए तो वो लीश को खींचते हैं। अब इसे कनेक्ट कीजिए अपने साथ और अपने माइंड के साथ। माइंड भी आपको यही करेगा, माइंड आपको अलग अलग जगह पर जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। बट अगर आप एक बार डॉग को वापस खींच लेंगे ना, और उसे पता होगा कि मेरे ओनर में ज्यादा ताकत है एज कंपेयर टू द डॉग, वो आज के बाद वो कभी भी लीश को खींचने की कोशिश नहीं करेगा। और यही चीज आपने अपने माइंड के साथ करनी है। माइंड को बोलो कि मेरी क्लास 1 आवर की है, मेरी क्लास 2 आवर की है, बात खत्म। इस 1 घंटे में, 2 घंटे में माइंड जो है सिर्फ क्लास में होना चाहिए, कहीं इंस्टा की रील्स में नहीं होना चाहिए, कहीं घूमने की बात नहीं होनी चाहिए, कोई रिलेटिव्स की सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने। सिर्फ माइंड जो है, कंसंट्रेशन आपने क्लास में रखनी है, ये एक क्लास के टाइम पीरियड में। और इसके बाद फिर आप मेरे पास आ जाना कि सर मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आई, तो मैं यहाँ पे बैठूं, आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा यहीं पे। बस आपने एक चीज चाहिए मुझे, और वो है आपकी कंसंट्रेशन, माइंड क्लास में हो। कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में ना माइंड घूम रहा हो, शाम की तैयारी क्या करनी है, कल को क्या खाना है, सुबह क्या पहनना है, इसमें नहीं होना चाहिए माइंड। बात खत्म। तो इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है आपके लिए। तो अगर आपको टेंशन हो रही है कि इकोनॉमिक्स होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, हो गई। अब बस एक चीज चाहिए और आपका ये वाला मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम एनसीईआरटीज को अपना बेस रखने वाले हैं। क्लियर? सो डोंट लेट योर माइंड बिकम योर मास्टर, रादर देन आप बनो मास्टर। माइंड को बोलो कि मैं तुझे कंट्रोल करता हूं, मैं बताऊंगा तुझे तूने क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, एक सिलेबस के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में पूछा क्या जाता है, क्योंकि ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसका ये प्रीलिम्स का सिलेबस है मेरे पास यूपीएससी का। इसमें आपको कहीं पर भी क्लियरली कुछ डिफाइंड ही नहीं मिलेगा कि है क्या। जब इसे मैं सिलेबस को प्री और मेंस में कंपेयर करूंगा, मेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेट चीजें मिल जाएंगी, कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लाइक इंडियन इकोनॉमी में कुछ इश्यूज हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये पूरा का पूरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज आ जाएंगी, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। इसी से रिलेटेड आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी। देन हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स है, फूड प्रोसेसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड लिबरलाइजेशन
ऑन इकोनॉमी, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, ये सब कुछ हम कवर करेंगे इन्हीं लेक्चर्स में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जरा मेन से वापस आते हैं प्री की तरफ। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें अब जो मेंस में लिखी गई हैं तो क्वेश्चन प्री में भी आते होंगे। यस, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारे लिए जो हमने तैयार करने ही करने हैं। अगर हम प्री पर आते हैं ना, तो प्री में ध्यान रखिएगा यहाँ पे एज इट इज आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जब प्री में आपके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं मिल रहे तो फिर तैयारी क्या करें प्री की? सर मतलब इकोनॉमी के तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो इकोनॉमिक्स से तो करें क्या? तो अब हमारे दोस्त जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रिलायबल है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे रिलायबल जो सोर्सेज होने चाहिए ना, वो ये नहीं होने चाहिए कि कोई टीचर क्या बोल रहा है, कोई एकेडमी के नोट्स क्या बोल रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। इससे ना ही कभी एग्जाम निकलते हैं और ना ही निकलेंगे। आपके सबसे इंपॉर्टेंट और रिलायबल सोर्सेज या बोलिए मेरे दोस्त होने चाहिए। तो आपके सबसे रिलायबल फ्रेंड्स जो हैं आपकी प्रेपरेशन में होने चाहिए, वो होने चाहिए यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज पीवाईक्यूज। बात खत्म। ये पीवाईक्यूज देख लीजिए, पीवाईक्यूज में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ध्यान से तैयार कर लीजिए और आपका प्रीलिम्स जो है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं रहने वाले। अब आप पूछोगे कि सर फिर आप भी बताओ ना कि प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक तो बताओ। तो लिखना शुरू करते हैं। तो प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमसे जनरली पूछे जाते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अब नोट डाउन करना शुरू कीजिए क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ वीडियोस में फिर कवर भी करने वाला हूँ। अगर कोई रह गया तो आपने ही बताना है कमेंट सेक्शन में कि सर ये वाला टॉपिक आपने लिखा था आपने करवाया नहीं, ऑल्दो मैं इससे ज्यादा ही करवाऊंगा। तो लिखिए, फर्स्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जीएनआई, ये सब कुछ इसी में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हम टॉपिक्स फर्दर जो है वो कवर करेंगे, दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है। देन मेंस के देखते हैं दो तीन टॉपिक जो आपके प्री में भी पूछे गए हैं बार बार, लाइक पॉवर्टी, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो बार बार आपसे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा मनी, मनी एंड बैंकिंग सेक्टर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई, बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स क्या नहीं कर रहे, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, सब इसी में पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जनरली इसमें से आ भी जाते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ नंबर के ऊपर है द मोस्ट फेमस एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इससे मैं स्टार्ट भी करवाने वाला हूं आज की आपकी क्लास। क्यों? क्योंकि ये प्री प्लस मेंस हर साल डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे यहीं से पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1947 ऑनवर्ड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली, क्यों गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ही स्कीम्स ले आती है, बाकी सेक्टर्स को पूछते ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे गवर्नमेंट को, कि बहुत ज्यादा प्यार है एग्रीकल्चर सेक्टर से? नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत लोग जो हैं उनकी लाइफ कनेक्टेड है। इंडिया में जो मेजरली हमारे पास अगर आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, डिमांड एंड सप्लाई, इंडिया का मेजर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ही कह दीजिए आप, सबसे ज्यादा डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। और बहुत बड़ी डिमांड नहीं है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बहुत कम है। डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर। देन 6 नंबर के ऊपर हमारे पास द फिजिकल पॉलिसी। देन 7th नंबर के ऊपर हमारे पास द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देन लास्ट सम ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे।
तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपकी मिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप चाहो तो इसे सभी के सभी पॉइंट्स लिख सकते हो जो जो हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होंगे या छोटे छोटे से टॉपिक्स होंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। अब जनरल ट्रेंड क्या रहता है? जनरल ट्रेंड जो ना आपको इकोनॉमिक्स में रहता है वो जनरली ये रहता है दैट आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो टर्म्स के काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये टर्म बता दीजिए किससे रिलेटेड है, बीएस बेसल नॉर्म्स किससे रिलेटेड है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, मतलब पूछना क्या चाहते हैं। वो कान सीधा नहीं पकड़ रहे, घुमा के पूछ रहे हैं, वो पूछना क्या चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होने चाहिए, बात खत्म। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको 10-12 जो है वो नोट्स पकड़ा दिए और ये नोट्स याद करके आ जाओ, एज इट इज लाइंस याद करके आ जाओ और फिर इजी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आएंगे। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, एग्जामिनर के पास लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस बनाने हैं, तो और कुछ नहीं करेंगे, वो ए टू बी नहीं जा रहे, ए टू सी जा रहे हैं। तो आपसे ये सोच लोगे कि यार इन्हें पता तो होगा ना कि बी टू सी तो होगा, ए से अगर हम बी जा रहे हैं डायरेक्टली, ए से सॉरी सी जा रहे हैं, बीच में बी भी तो होगा। तो बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि ये सब चीजें हो कैसे रही हैं, इंटरलिंक करेंगे इसे। अगर इन्फ्लेशन इंडिया में है तो उससे कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर कंट्रोल करने के चक्कर में हम देखेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो क्या हमारा जो इंडस्ट्रीज है उसमें ग्रोथ ज्यादा होगी कम होगी। अमेरिका के फेडरल बैंक ने अगर अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए तो इंडिया में क्या होगा? इजराइल और ईरान इशू अगर इंक्रीज हो रहा है, अभी चल रहा है न्यूज में ईरान और इजराइल का बीच में कन्फ्लिक्ट, अगर ये इंक्रीज होगा और ज्यादा तो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इसमें क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे ये पता होना चाहिए। मतलब ये सब तो करेंगे करेंगे, इसमें साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स करेंगे। जब मैं ये सारी चीजें आपके साथ करनी शुरू करूंगा ना, डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूंगा कि आज इकोनॉमी सेक्शन में न्यूज़पेपर के कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारा इंडियन एक्सप्रेस ले लेंगे, ठीक है, या फिर द हिंदू ले लेंगे। तो उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज आएंगी वो डिस्कस कर लेंगे कि हमने टॉपिक कर लिया, तो आप उसे अब क्या करना शुरू कीजिए, उसे अब इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, कनेक्ट करना शुरू कीजिए। ये ना हो कि आपको याद ही नहीं है कि अच्छा ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, सो ऐसे क्या होगा, नहीं बैठेंगे यहीं पे, टीचर का काम ही क्या होता है, यही तो होता है आपको बताना कि इसे इस डॉट को अब इसके साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे कैसे चाहिए आप, ये नहीं चाहिए कि सर मुझे आता है एबीसीडी लिख लेंगे, नहीं, छोड़ दो, जो पीछे से याद होगा होगा, नहीं भी याद नहीं भी याद हो सकता है आपको ए से ई तक का याद हो। मेरा काम ये है कि मैं आपको डॉट लगाकर यहाँ पर जो है दूंगा, और जो बिल्कुल छोटे प्री नर्सरी में नहीं करते बच्चे कि बस इन डॉट्स को कनेक्ट करते चलिए और डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगा ए, ऐसे डॉट्स कनेक्ट करते 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 हम लेके आएंगे अप टिल जेड। क्लियर? तो हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट जो है वो एफ तक भी पहुंचे हो, जी तक भी पहुंचे हो डॉट्स कनेक्ट करते हुए, बाकी वाला रहता हो बीच में कुछ जो है पेन मिसिंग हो, सब कनेक्ट करेंगे। अब क्या चीज आपने मेरे साथ साथ करनी है इन लेक्चर्स के, टॉपिक्स तो हम करते चलेंगे, टॉपिक्स की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, टॉपिक्स इनसे ज्यादा ही करेंगे। पीवाईक्यूज पूरे हो चुके होंगे, उनसे थोड़ा सा एक्सटेंड भी करेंगे अपने आप को कि अगर पीवाईक्यू से बाहर जाने की कोशिश भी करेगा कोई एग्जामिनर तो वो भी हमें आते होंगे। डन। तो अब हमने करना क्या है, मैं सपोज कर रहा हूं आप जो है एक एवरेज स्टूडेंट है, अब मैंने एवरेज बोल के मैंने बैड लिख दिया तो गुस्सा मत कीजिएगा। बैड क्यों लिखा है कि यार कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता सर, मुझे इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था सर, आती ही नहीं इकोनॉमिक्स। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप मेजोरिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं। क्लियर? अब इस बैड से गुड तक कैसे पहुंचा जाए, सफर तय तो करना है, लेक्चर्स भी चल रहे होंगे, समझ भी आ रहा होगा, पहुंचेंगे कैसे? तो यहां से यहां तक जाने के लिए ना आपने सिर्फ दो चीजें करनी है, और वो दो चीजें हैं, एक तो मैंने पहले आपको बता दिया कि आपका माइंड क्लास में होना चाहिए, कहीं और नहीं घूमना चाहिए। सेकंड माइंड, और देन मेरी भी जो भी क्लास होगी उससे पहले लास्ट क्लास रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, लास्ट क्लास रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में ऐसे रहता है कि आपके ना जो टॉपिक्स हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं,
हो सकता है कि मेरी लास्ट क्लास जो है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हो जो नेक्स्ट क्लास में मैंने फर्दर जो है उन्हें एक्सटेंड करना हो, थोड़ा सा इलेबोरेट ज्यादा करना हो। तो आप एक चीज करेंगे मेरे लिए, लास्ट क्लास रिवाइज करके आ जाइए। एक बार हो गया, अब आप बन गए हैं गुड। क्या गुड से एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं। अब गुड से मतलब आप एक लेवल पर आ गए हैं, एक बेस पर आ गए हैं कि सर अब ना हमारा इकोनॉमिक्स का बेस बन गया। बट अभी भी हमने या तो होंगे फेल या तो होंगे हम एग्जाम में पास। कैसे पता चलेगा कि अब हम फेल होंगे एग्जाम में या पास होंगे? तो इस चीज के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रीलिम्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, बस बात खत्म। पहला टेस्ट आप कोई भी दोगे, एमसीक्यूज दोगे, जितना मैं भी दूंगा आपको एमसीक्यूज, तो जितने भी एमसीक्यूज होंगे, सपोज करते हैं कि 25 एमसीक्यूज थे, अगर उनमें से आपको 5 भी आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए कि फर्स्ट टेस्ट में 25 में से 25 आ रहे हैं लेकिन लास्ट टेस्ट जब होगा तब उसमें आपके 25 में से 10 आ रहे हैं ना, ये नहीं चाहिए। मुझे एक प्रोग्रेसिव चार्ट चाहिए आपका कि सर मेरे फर्स्ट टेस्ट में 25 आए थे लेकिन मैं अब लास्ट टेस्ट में पहुंच चुका हूं, देखो अब मेरे 25 में से 25 आ रहे हैं। रादर देन ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वो ज्यादा मोटिवेटिंग होगा। तो गुड बनने के बाद तैयारी हो चुकी होगी हमारी, अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको एक चीजें पता चलेगी कि क्या क्या चीजें आपने एग्जाम में नहीं करनी। कहते हैं ना कि सर कुछ लोग जो होते हैं उनके तो ऐसे ही लगा देते हैं, वो सही भी हो जाते हैं। वो ऐसे ही लगाते नहीं होते, इंटेलिजेंस गैस होती है उनकी, वो तुक्के नहीं सही हो रहे होते। तो आप अपनी इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंट गैस, वो कैसे डेवलप करें, वो यहां से होगी। तो डरना नहीं है इसमें। कोई भी आर्मी है वो सारा दिन बैठे थोड़ी रहते हैं, उनके सुबह भी ट्रेनिंग होती है, शाम को भी ट्रेनिंग होती है, वो ड्रिल्स भी करते हैं। वो ड्रिल्स किस लिए कर रहे हैं कि वॉर लगने वाली है? नहीं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जब मैं वॉर टाइम पे जाएगी ना आर्मी, तो उन्हें कुछ नया नहीं लगना चाहिए। सेम इन एमसीक्यूज के साथ आपका होना चाहिए। आप आर्मी मैन की तरह सोचना कि मैं ये डेली ड्रिल करूंगा, देखता हूँ कितने सही होंगे कितने सही नहीं होंगे। क्योंकि जब मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मेरे हाथ पैर जो है ना फूलने नहीं चाहिए कि ये कहां से आ गया क्वेश्चन। पता होना चाहिए यार, पता है मुझे ये कैसे होते हैं क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक भी मुझे पता है कैसे होते हैं, मैं इजीली ये क्वेश्चन निकाल दूंगा। अगर एग्जामिनर जो है वो दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा है, वो भी मुझे आता है। बचपन में गेम खेलते थे ना, ऐसे उंगलियों को इकट्ठा करने के बाद बताओ सबसे बड़ी वाली उंगली कौन सी है, वही एग्जामिनर कर रहा है आपके साथ। कभी वो फर्स्ट फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर और थर्ड फिंगर को बीच में घुमा लेगा, बड़ी को छोटी कर देगा, ऐसे करने की कोशिश करेगा, और कुछ नहीं कर रहा वो। तो निकाल दो डर अपने माइंड से कि सर इकोनॉमिक्स बहुत ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में, सिर्फ अपने माइंड की कंसंट्रेशन यहाँ रखो, सब हो जाएगा। शुरू करें आज इकोनॉमिक्स। समझ आ गया, मोटिवेटेड हैं, मोटिवेशन के साथ माइंड जो है अपना क्लास में रखिए। और अब टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक जो है कहां से शुरू करेंगे, मैं नहीं बैंकिंग शुरू कर रहा, मैं नहीं बता रहा रेपो रेट क्या, रिवर्स रेपो रेट क्या, भाग जाओगे आधे तुम। सीधा शुरू करते हैं जो चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट कौन सी चीज करेंगे, सबसे पहले हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के साथ। इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिया जिसकी मेजर पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, सभी के कोई ना कोई रिलेटिव्स होंगे, खुद ही आप होंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड होंगे। तो इसे शुरू करते हैं ना, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इवॉल्व किया, क्यों गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स लेके आ रही है, समझते हैं। पहले बेस बनाना शुरू करते हैं, फिर आगे कर लेंगे सारी भी चीजें। थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट तो लेके आए सब्जेक्ट में। तो शुरू करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इंडियन एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, तो ये आएगा 1965 ऑनवर्ड्स। ठीक है, कोई वजह रही होगी, क्योंकि मैंने आपको ज्योग्राफी के शायद इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था कि यार ऐसे नहीं पढ़ना होता कि बस टीचर ने बोल दिया और आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नहीं। रीजंस क्या है, एग्रीकल्चर में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाना पड़ा, हरी क्रांति क्यों लानी पड़ी, कोई रीजन तो रहा होगा, तो समझेंगे इसे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे सब्सिडीज के बारे में। गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज, यस। क्या गवर्नमेंट जो है वो प्राइस कोड, दैट इज एमएसपी भी देती है गवर्नमेंट। एमएसपी कैलकुलेट कैसे होता है वो भी समझेंगे क्लास में। ये वाले टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होंगे आपके।
एमएसपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब्सिडीज कौन सी दी जाती हैं फार्मर्स को, क्या देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। अब मैं देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए पे क्यों आगे एनालाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इंडियन एग्रीकल्चर जिससे रिलेटेड आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पता तो लिखना क्या है, जो वहां पे आ जाएगा क्रिटिकली एनालाइज, तो एनालाइज करें क्या, समझ तो आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं समझो इस चीज को। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग लॉज पढ़ेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट लॉज है लाइक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बहुत न्यूज में रहता है ये, समझ लेंगे इसे। देन हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, और उसके बाद एग्रीकल्चर ट्रेड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ट्रेड ट्रेड में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया कौन कौन सी चीजें एग्रीकल्चर में इंपोर्ट करता है, कौन सी हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आ जाएंगे ना, तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि हाँ कौन कौन सी चीजें कौन से रीजन में प्रोड्यूस होती हैं। तो वो ज्योग्राफी से कनेक्ट करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, कि इंडिया में कॉफी कहाँ पे है, इंडिया में टी कहाँ पे है, इंडिया में शुगर केन की कल्टीवेशन कहाँ पे हो रही है, वीट की कहाँ पे हो रही है, राइस की कहाँ पे हो रही है, क्यों गवर्नमेंट राइस के ऊपर बैन लगा देती है, वीट के ऊपर बैन लगा देती है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ये सब समझेंगे। तो बहुत इजी टॉपिक है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर। स्कोरिंग भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको डायरेक्टली प्री में क्वेश्चंस भी पूछेंगे, क्योंकि प्री में स्कीम्स पूछ लेते हैं। मेंस में हर बार का एक क्वेश्चन है ही है एग्रीकल्चर का। तो स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करेंगे। देन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज थोड़ा लाइट रखूंगा मैं क्लास को, कल की क्लास में थोड़ा डीप में जाएंगे, आज सिर्फ समझते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की ना इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस है क्या, क्यों गवर्नमेंट भी इतनी पीछे पड़ी हुई है कि इंडियन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्यों, ऐसा क्या हो गया एग्रीकल्चर में। तो इंपॉर्टेंस है कि क्योंकि इंडिया के ना एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अब सपोज करो 1947, अभी इंडिया आजाद ही हुआ है, तब हमारे एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं थी, बहुत एडवांस एग्रीकल्चर नहीं था हमारे पास। जो बहुत एडवांस एग्रीकल्चर नहीं था, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा थी, माइग्रेशन भी हो रही थी, पाकिस्तान से भी लोग आ रहे थे, इधर ईस्ट बांग्लादेश से भी, बांग्लादेश की तरफ से भी आ रहे थे लोग, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखेंगे तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन नहीं है ना, तो इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाने के लिए भी अगर देना है तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरी कंट्रियों से मंगवाना पड़ेगा। वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट भी हो सकता है और उसे कैश में बाय भी कर लो, इतना हमारे पास वैसे कैश था नहीं, तो जनरली एड्स दी जाती थी। अब कोई कंट्री ना उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था कि एड आपको दी है फ्री में दे देंगे ना। अगर यूएसए ने आपको वीट दिया ना, तो यूएसए अपनी कुछ पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट करवाएगा इंडिया में। क्लियर। तो इंपॉर्टेंस है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो भी 1947 के बाद जल्दी से जल्दी 65 में आते आते हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। एक चीज इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बोली जाती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, हरी क्रांति ने ना इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इससे इंडिया का फायदा तो हुआ ही हुआ, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरे के पूरे वर्ल्ड का भी फायदा हो गया। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे बात आप कर रहे हो, वर्ल्ड का क्या फायदा हुआ, इंडिया ने जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज की खुद तो कर रहे हैं नहीं। अब इसे दूसरे एंगल से देखो कि इंडिया जिसकी अब पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ है, 140 करोड़ है, तो इतनी पॉपुलेशन के पास अगर खाने का भी वीट और राइस ना हो, ठीक है, खाने के लिए भी ना हो, और उन्हें खाने के लिए डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़े। सपोज करो कि एक बायर है, उसे पता है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में आके बाय करेगी वीट और राइस, तो मार्केट में प्राइसेस तो अपने आप ही ऊपर चले जाएंगे, इतनी डिमांड होगी इंडिया की। तो इतनी डिमांड होगी इंडिया की तो प्राइसेस ऊपर चले गए, तो जो नीचे अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, वो तो कभी बाय ही ना कर पाती, उन्हें तो खाने को ही ना मिलता। तो इंडिया ने एक तो अपने लिए अच्छा कर लिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, अपने लिए अच्छा हो गया, चलो अपने लोगों को तो खाने को मिला, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी आप देखेंगे ना तो स्टेबलाइज हो गई, जिससे गरीब देश जो है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है, उन्हें भी इजीली जो है वो फूड प्रोवाइड हो जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस हो गई।
फूड सिक्योरिटी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये 3 एज ये याद रखने हैं, जब भी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ गया तो सीधे सीधे चिपका देना। 3 ए है क्या एग्रीकल्चर में? सबसे पहले अवेलेबिलिटी, देन असेस, देन अफोर्डेबल। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो प्रोडक्शन है वो अवेलेबल होनी चाहिए। मींस सरप्लस तो हो, लोगों को खाने के लिए खाना होना तो चाहिए, अवेलेबल तो हो, बट सिर्फ अवेलेबल होना अलग चीज है, वो लोगों तक उसका असेस भी तो होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी के बाद असेस। ये नहीं है कि पंजाब में पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा वीट की प्रोडक्शन है, अब वो पंजाब की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर साउथ इंडिया तक नहीं पहुंच रही तो साउथ इंडिया वाले तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। साउथ इंडिया की प्रोडक्शन अगर नॉर्थ में नहीं पहुंच रही तो इंडिया नॉर्थ इंडिया वाले क्या करेंगे? तो अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी के अलावा यहाँ पे असेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, इजिली असेस होनी चाहिए ना। देन सबसे इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल। आपने सरप्लस भी है, एक दूसरे को इजिली अवेलेबल भी है खाना, असेसिबल भी है, लेकिन महंगा बहुत है, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो गवर्नमेंट का ना 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं एग्रीकल्चर में। हमने एग्रीकल्चर सरप्लस जो है वो करवाना है, दैट मींस एग्रीकल्चर अवेलेबल करवाना है, सभी को असेसिबल करवाना है, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर करवाना है। अगर कोई गरीब है, कोई पुअर इकोनॉमी पुअर सेक्शन से आ रहा है, तो उसे अगर आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी खाना देना पड़े ना तो दो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर भी उसे खाना देना पड़े ना तो दो। अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर देना है हमने, क्लियर? तो ये 3 एज जो है इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बार बार इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में अभी 1947 से थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में बंगाल में फेमाइन आया था, सूखा पड़ गया। बंगाल का फेमाइन में ना बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ हो गई थी। सोचिए 33% पॉपुलेशन सूखे की वजह से, ड्रॉट की वजह से डेथ हो गई। क्यों? तब क्या इंडिया में एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं था? था, बिल्कुल था। बट प्रॉब्लम कहां पर आई? प्रॉब्लम ये आई थी बंगाल तक वो खाना जाएगा कैसे? एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। नॉर्थ इंडिया में था एक्सेस में सरप्लस में, बट वो पहुंच नहीं पाया था तब तक। ये 1773 के अराउंड की मैं बात कर रहा हूँ, जब बंगाल फेमाइन आया था। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, याद रखिएगा। अब थोड़ा थोड़ा मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ना ओपन अप करने की कोशिश करूंगा, तो आपको नई नई ज्ञान की प्राप्ति होंगी। आराम से बैठो, पॉपकॉर्न ले लो, जैसे मूवी देखते हैं मूवी की तरह आराम से बैठ जाओ, नोट्स में दे दूंगा, समझ लो पहले। इकोनॉमिक्स में और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं। कंसेप्ट समझ के कोई भी नोट्स पढ़ लेना, मेरे वाले नोट्स पढ़ लेना, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, किसी भी एकेडमी के नोट्स पढ़ लेना, इजिली याद हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है। फिर आप कहोगे हाँ सर ने ये तो बातें बताई थी, ये तो लिखनी थी, यहाँ पे ये लिखी हुई है। देन तो 3 ए याद हो जाएंगे एग्रीकल्चर के, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबल। आगे चलते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर कैसा था? अभी मैंने आपको न्यूज में थोड़ी स्टोरी बतानी शुरू की है, तो लिखते हैं यार यहाँ पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेके 1967 तक, ये वो टाइम पीरियड है जब आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए सबसे खराब टाइम है ये। क्यों सबसे खराब है? क्योंकि हमारे पास फूड की ना शॉर्टेज है। अभी नई नई कंट्री आजाद हुई है, खाने को नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 67 तक लिया, मतलब 65 की वॉर हो चुकी है, 62 में चाइना के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं हम, 2 लड़ाइयां भी लड़ चुके हैं अपने नेबर्स के साथ, एक चाइना के साथ हो चुकी है, एक पाकिस्तान के साथ हो चुकी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, खाने को नहीं है, तो फूड शॉर्टेज है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब 1964 में इंडिया के ही प्राइम मिनिस्टर को, 1964 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें बोलना पड़ गया कि इंडियंस जितने भी मेरे भाई बहन है, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हफ्ते में एक अपनी जो मील है ना वो छोड़ दो प्लीज। दिन की नहीं, हफ्ते में एक वक्त का खाना मत खाओ, क्योंकि पूरे पूरे इंडिया में शॉर्टेज है फूड की। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं खुद भी करूंगा, या तुम भी कर लो, फूड की शॉर्टेज है, क्योंकि हमें फूड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, और जनरली हम यहाँ पर इंपोर्ट करते थे यूएस से। ये वाली कहानी भी अगले वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा। तो ये हाल थे इंडिया के 1947 से लेकर 67 तक। तो ऐसे तो ना चलता देश हमारा, तो फिर बैठे
सभी बैठे और सोचा गया कि ऐसे इंडिया तो आजाद हो गया, फायदा क्या हुआ इसका, इससे बढ़िया तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करो। प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और फिर इंडिया में लाई गई हरी क्रांति और इंडिया में लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा 1965 में शुरू हुआ। कुछ बुक्स में 66 भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, वो जनरली ये लिखते हैं कि इसके आउटकम्स कब आने शुरू हुए। कुछ बुक्स में 67 भी लिख देंगे। ऐसा तो नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आज शुरू किया और कल को ही इसके प्रोडक्शन इंक्रीज होगी इंडिया की, नहीं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, हमने हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में। नॉर्थ इंडिया में हमने जनरली ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन्हें कैप्चर किया गया यहाँ पे, क्योंकि वाटर इजिली अवेलेबल था, एलुवियल सॉइल थी, ज्योग्राफी में करेंगे। और यहाँ पर किसानों को जब हाई क्वालिटी सीड्स दिए ना, तो एकदम से इंडिया की प्रोडक्शन इंक्रीज करना शुरू की। जब इंडिया की प्रोडक्शन इंक्रीज शुरू की तो ये शॉर्टेज जो है ना, ये खत्म हो गई। ये शॉर्टेज खत्म हुई तो हमारी इंपोर्ट्स खत्म हुए। इंपोर्ट्स खत्म हुए तो मतलब अब कोई कंट्री हमारे ऊपर अपनी डिक्टेशन नहीं दे सकती कि तुम ये करो, अपनी पॉलिसी में ये लेके आओ। अब इंडिया थोड़ा थोड़ा सा अपनी प्रोडक्शन और इंक्रीज करता गया। फाइनली हम कहाँ पे पहुंचे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इंडिया राइस भी एक्सपोर्ट करता है, इंडिया व्हीट भी एक्सपोर्ट करता है, हम बहुत चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। शुरू कहां से हुए, 65 में ग्रीन रेवोल्यूशन से। देन आगे चलते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस समझ आया। अब आते हैं आगे जरा, अब ये टर्म समझिएगा। टर्म है मेरे पास हिडन हंगर। अब घुमाते हैं जरा बात को, जैसे एग्जामिनर घुमाता है। तो मैंने ये बोला आपको कि दैट 1965 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, यही बोला गया आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया में सरप्लस प्रोडक्शन हो गई। मींस इंडिया में अब बहुत ज्यादा हमारे पास व्हीट था, हमारे पास राइस था, हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी खाना, यही बोला गया। बट अब इसे थोड़ा सा कनेक्ट करो, अब मींस में आऊंगा मैं आपको लेके। अगर ऐसा था, इंडिया में व्हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, हम ग्रीन रेवोल्यूशन से सरप्लस कंट्री बन गए, सेल्फ सफिशिएंट बन गए, तो फिर इंडिया जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमेशा पीछे क्यों है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात कर ले, 2022 की बात कर ले, 24 की बात कर लो, ये इंडेक्स है जिसमें इंडिया की हमेशा रैंक नीचे रहती है। ये क्या हुआ, हम तो सोच रहे थे कि हमने बहुत अच्छी चीजें कर ली, सरप्लस कर लिया, व्हीट भी आ गया हमारे पास, राइस भी आ गई, अब तो लोग खा ही खा रहे हैं। तो फिर इंडिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक नीचे क्यों है। 65 में कितने साल हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन लाए हुए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो अपने लोग क्या भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पे, नो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हुआ क्या यहाँ पर, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई, तो देखिए प्रॉब्लम आई यहाँ पर। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने फोकस किया व्हीट के ऊपर, राइस के ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स इंडिया वालों ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी जो डाइट थी ना उसे डाइवर्सिफाई नहीं किया। समझ आया कुछ, नहीं आया, मैं समझाता हूँ। इसी वजह से हूँ यहाँ पे मैं, इंडिया में हम अपनी डाइट को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए। पुराने जमाने में क्या होता था, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की मैं बात करूं, तब ना आपने देखा होगा कि पुराने जितने भी हमारे इंडियंस थे वो थोड़े से अच्छे, उनकी बॉडी स्ट्रेंथ होती थी, उनमें न्यूट्रिशन लेवल जो था वो अच्छा था। क्यों, क्योंकि उनकी जो डाइट थी ना वो डाइवर्सिफाइड थी। डाइवर्सिफाइड कैसे, सो वो क्या करते थे, सिर्फ व्हीट नहीं खाते थे, व्हीट के अलावा बाजरा, मक्की, जौ, ऐसे अलग अलग जो हैं वो मिलेट्स भी अपनी डाइट के अंदर रखते थे, ठीक है। बट जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया तो हमने फोकस किया व्हीट के ऊपर, राइस के ऊपर, और हमारी कंजम्पशन भी इसकी की हुई। सरकारें आप देखोगे ना पीडीएस में, तो जो देते हैं वो राइस और व्हीट ही देते हैं सस्ते में, यार ले जाओ 5-5 किलो व्हीट ले जाओ, राइस ले जाओ, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। बट इससे हम लोगों को खिला रहे हैं, उनके पेट भर रहे हैं, पहली चीज उनके हम पेट भर रहे हैं, लेकिन हम उनका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो नहीं बढ़ा रहे। न्यूट्रिशन लेवल नहीं ना बढ़ा रहे हम, व्हीट राइस देते जा रहे हैं, व्हीट में कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, राइस में कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, बात खत्म। जो बाकी के पेंडिंग है वो कहाँ पे है, वो नहीं है। तो इसी वजह से ऑल्दो 1965 में हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, इंडिया आज भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक नीचे ही रहती है। करें क्या फिर इसका,
तो इसका इलाज भी है हमारे पास। यस, तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? तो इसका इलाज होना चाहिए कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा पल्सेस ग्रो करें, दालें जो हैं वो ग्रो करें। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो होनी चाहिए, फ्रूट्स ग्रो होने चाहिए। जब ये सब चीजें अफोर्डेबल, अवेलेबल और एक्सेसिबल होंगी, ज्यादा सरप्लस में होंगी, सस्ते रेट पर होंगी और सभी को इजीली एक्सेसिबल भी होंगी, मिल भी जाएंगी, तो क्या होगा? तब जाके इंडियंस का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इंक्रीज होगा, बात खत्म। क्लियर हुआ? तभी अब आप देखोगे इंडिया में क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है पल्सेस से रिलेटेड स्कीम्स लेके आएगी, बोला जाएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एमएसपी देंगे दालों के ऊपर, आप ग्रो कीजिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पल्सेस ग्रो हो, दे सके आम आदमी को। वेजिटेबल्स ग्रो करने की बात होगी, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की बात होगी। ये आज का सिनेरियो है गवर्नमेंट का। अब पीछे में चले जाना ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, वो हो गया जो हो गया। अब गवर्नमेंट को पता है कि अब हमें न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना है, अगर न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करेंगे तभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ पाएंगे। तो यहां पर ये जो कंसेप्ट है ना हिडन हंगर, ये है हिडन हंगर, जहां पर न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो कम है। खाना सबको मिल रहा है बट न्यूट्रिशन नहीं बढ़ रहा। तो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करो, इस पे एमएसपी दो, फार्मर्स को बोलो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दो, मोनोकल्चर में मत फंसो, राइस और व्हीट की कल्टीवेशन मत करो, नई नई चीजें लेके आओ। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर की हमारे पास इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एग्रीकल्चर? यस जी हाँ, बिल्कुल करता है। कैसे करता है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर किसी सेक्टर में दी जाती है ना, जहां पर मिनिमम स्किल चाहिए, मिनिमम स्किल्स के साथ आपको जॉब मिल जाएगी, और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। कुछ नहीं आता, खेती कर ले भाई। खेती में तो कुछ बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आईटी कुछ नहीं होना चाहिए एक्सपर्ट, काम आता है काम कर ले, बात खत्म। और इसी वजह से क्योंकि मिनिमम स्किल्स चाहिए तो एग्रीकल्चर में आपको मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलती है। और यही से मैं आगे एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में भी करवाऊंगा, इसी वजह से ना, क्योंकि मिनिमम स्किल्स यहाँ पे हैं। कुछ नहीं आता तो एग्रीकल्चर कर लो। इसी वजह से आप देखेंगे एग्रीकल्चर में एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जहां पर सिर्फ एक बंदे का काम होगा, सिर्फ एक बंदा ही काम कर सकता है। वहीं पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर में 10-10 बंदे बैठे हुए हैं उसी काम को करने के लिए, और इसे हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एम्प्लॉयमेंट तो दे ही रहा है बट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, आगे करेंगे। डन। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन। एग्रीकल्चर जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करता है? अब क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बैठी हुई आराम से, लिंक है किसी न किसी तरह से। अब समझते हैं एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जो है वो क्यों आपको बार बार बोलेंगे कि चलो आपको ना 6,000 रुपीज पर ईयर देंगे, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। या क्यों गवर्नमेंट बार बार सब्सिडीज देती रहती है किसानों को? गवर्नमेंट का इतना लगाव क्यों है किसानों से? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड जो है ना वो नीचे से जनरेट होगी, और फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर वो कैपिटल फॉर्मेशन करता है। अब आप बोलोगे सर अब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, समझाओ यहाँ तो कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, मैं समझाता हूँ। एक किसान है, बना दिया किसान, इसने कोई चीज जो है वो प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस करने के बाद इसके पास आ गया कुछ इनकम जनरेट होगी सेल करने के बाद। कोई भी चीज थी, कोई फ्रूट्स थे, पल्सेस थे, व्हीट थे, राइस, सब कुछ भी इसने किसान ने उगा लिया, बेचने के बाद पैसे आ गए। अब किसान करके करेगा क्या? तो या तो इससे वो कुछ चीजें खरीद लेगा, इनकम से बाय कर लेगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब जो बाय करेगा तो मतलब किसी ना किसी कंपनी को, इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमी का चक्कर जो है वो शुरू हुआ चलना, जो पूरा का पूरा सर्कल है इकोनॉमी को, वो शुरू हुआ। किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बाय कर लिया, किसी का सेल हो गया, किसी का बाय हो गया, वो सर्कल शुरू हुआ। डन। या ये फार्मर क्या करेगा, ये सोचेगा चलो यार कुछ नहीं खरीदना नहीं मैंने, इसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो नहीं खरीदना, सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स कहाँ से करेंगे? तो सेविंग के लिए जाना पड़ेगा बैंक। तो बैंक में जाके फार्मर ने अपनी एफडी करवा दी, सेविंग्स कर ली। अब बैंक के पास पैसे आ गए तो बैंक क्या करेगा, इसी मनी को लोन के रूप में दे सकता है, और हो सकता है कि यही इंडस्ट्रीज ये लोन बैंक से ले ले।
तो पूरी की पूरी मार्केट चल रही है, पूरा का पूरा सर्कल जो चल रहा है वो कैपिटल फॉर्मेशन, इसी तो कह रहा हूं मैं। एग्रीकल्चर इज मेन सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। समझ आया? तो इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से अगर फार्मर के पास इनकम नहीं ना होगी तो इंडिया में आप देखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगी। अगर फार्मर के पास इनकम नहीं है तो मतलब ये कुछ बाय नहीं करेगा, जब बाय नहीं करेगा तो मतलब इंडस्ट्रीज का कुछ सामान नहीं बिकेगा। एक चीज ये होगी, फार्मर के पास इनकम नहीं है, फार्मर सेविंग नहीं कर सकता, फार्मर सेविंग नहीं करेगा, बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक के पास पैसे नहीं, बैंक लोन नहीं दे सकता, तो सारी इकोनॉमी बंद हो रही है। तो इस पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या फार्मर के पास कुछ पैसे तो हो, कैपिटल फॉर्मेशन तो हो, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फिर ऐसी स्कीम्स लेके आती है क्या फार्मर्स को ना कुछ पैसे देने शुरू करो। अब कब देने शुरू करो मैं समझाता हूं। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन का हमारे पास एग्जांपल है कोविड। कोविड टाइम्स आया, कोविड के बाद इंडिया की इकोनॉमी होनी कैसी चाहिए और इंडिया की इकोनॉमी है कैसी, ये समझते हैं। तो जनरली ये रहना चाहिए था कि अगर कोविड के टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो इकोनॉमी नीचे जाएगी, ऑटोमेटिकली बात है। अब यहाँ पर होना चाहिए था हमारी इकोनॉमी को वापस रिवाइव करना चाहिए था। एक बार पहले नीचे जा रही है कोविड टाइम्स में, लॉकडाउन में, जब सब ओपन अप होगा तो वापस आनी चाहिए। तो इसे कहते हैं वी, ये वी दिख रहा है, ये है वी शेप इकोनॉमी रिकवरी। वी शेप में इकोनॉमी जो है वो रिकवर करती, डन, कि जैसे नीचे गई थी वैसे ऊपर आके वापस, बात खत्म। लेकिन कोविड के बाद इंडिया में कुछ नया देखने को मिला। ऑल्दो गवर्नमेंट जो इसे नहीं मानती, बट कुछ जो है इकोनॉमी में जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे जरूर बोलते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी जब कोविड के टाइम पीरियड में नीचे गई ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गया, अब इसके बाद इसे रिकवर करना चाहिए था, कुछ ऐसी वी शेप होनी चाहिए थी। बट इंडिया में क्या हुआ, कुछ सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो कर गए, कुछ सेक्टर्स ग्रो नहीं कर पाए। मींस कुछ सेक्टर तो वापस रिकवर हो गए, बट कुछ सेक्टर्स जो हैं वो रिकवर नहीं हो पाए, वो नीचे 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 की तरफ जाते रहे। डन, कुछ तो ग्रो कर गए वी शेप में, कुछ अभी भी कोविड के बाद क्या जाए वो नीचे जा रही है। तो इसको बोलते हैं के शेप इकोनॉमी रिकवरी। मींस मेरी इंडिया में ये बोला जा सकता है कि दो तरह के लोग हैं, जो कोविड के बाद कुछ लोग जो है वो ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अभी भी नीचे ही जा रहे हैं। सर बताना क्या चाहते हो इससे? बताना ये चाह रहे हैं कोविड के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में जो रिच हैं, अमीर हैं, जो रिच आर गेटिंग मोर रिचर, पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। तो ये रिच और पुअर के बीच का जो गैप है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। कोविड में लॉकडाउन खुलने के बाद, रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने के बाद एकदम से रिकवरी की कुछ लोगों ने, बिल्कुल की, इकोनॉमी रिकवर की, बट कुछ जो है सेक्टर्स अभी भी नीचे हैं। अब आप बोलोगे कि सर एविडेंस तो दो इसका। एविडेंस भी है मेरे पास, तो एविडेंस क्या है? अगर हम 2021 के बाद देखें, 2021 के बाद देखते हैं, मतलब जब रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई, तो 2021 के बाद इंडिया में जो लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी कार्स की डिमांड बढ़ गई। महंगी महंगी कारें जो हैं, फॉर्च्यूनर और बड़ी जितना भी नाम आपको लगता है, उनकी डिमांड बढ़ गई। लग्जरी कार्स कौन बाय करते हैं जनरली? लग्जरी कार्स बाय करेंगे द रिच पर्सन। तो हमें ये लग रहा होगा कि यार रिच पर्सन बाय करें मतलब पैसे इकोनॉमी में रिकवर करके वी शेप में, यही था। बट लग्जरी कार्स की डिमांड जो थी वो इंक्रीज हुई इंडिया में 2021 के बाद। जो टू व्हीलर्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई। जो कोविड से पहले सेल्स होती थी ना टू व्हीलर्स की, वो अब नहीं हो रही। अब कंपनी का सीईओ जो है, अंबानी अडानी हो गए, वो तो नहीं लेंगे टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स कौन लेगा? टू व्हीलर्स लेंगे पूरा स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो मतलब यहां पर इनकम जो है वो है नहीं, अभी ये रिकवर नहीं कर पा रहे, और ऊपर वाले जो वो रिकवर ज्यादा कर रहे हैं, तभी वो रिच कार, लग्जरी कार्स भी खरीद रहे हैं। यहां से कंसेप्ट आता है आपका के शेप इकोनॉमी का। मैं आगे भी करवाऊंगा, रिपीट होगा, टेंशन मत लेना। सिर्फ आज कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे हम समझेंगे। वी शेप, यू शेप, के शेप सारी समझेंगे, आराम से बैठ के समझेंगे, बस माइंड यहां रखना क्लास में। डन। चलिए आगे देखते हैं शॉक एब्जॉर्बर। आज सिर्फ एग्रीकल्चर की बातें करूंगा।
एग्रीकल्चर से कैपिटल फॉर्मेशन होती है, एग्रीकल्चर में आपको शॉक एब्जॉर्बर भी है। कैसे है एग्रीकल्चर शॉक एब्जॉर्बर? जी, कैसे है एग्रीकल्चर शॉक एब्जॉर्बर? लॉकडाउन लगा, सबसे पहले लोग माइग्रेंट्स वर्कर जो थे, लेबर क्लास, कहाँ गए? अपने घर को गए। कहते यार इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं, घर जाएंगे, क्या करेंगे? चुपचाप खेती कर लेंगे। जिसका कुछ भी नहीं था वो कहता है घर जाके खेती कर लेंगे, चाहे थोड़ी सी भी जमीन हो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मिनिमम स्किल्स चाहिए, बहुत बड़े स्किल्स की जरूरत नहीं है। एक बंदे का काम भी है, 10 भी बैठ जाएंगे, सब आराम से बैठे हुए हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसी वजह से एग्रीकल्चर क्या बोला जाता है? एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी बोला जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर पे आ जाओ। तो अगर आपने डिमांड क्रिएट करनी है ना, अगर आपने डिमांड क्रिएट करनी है तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड आ जाएगी, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर इंडिया में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अगर इंडिया में 1% भी ग्रोथ देखने को इंक्रीज हो जाए ना, 1% ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप ये देखेंगे कि जितना सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसके आउटकम्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा 2 to 3 टाइम्स आप देखेंगे कि ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिर्फ अगर एग्रीकल्चर 1% से ग्रो कर जाए, तभी गवर्नमेंट जो है वो फोकस में रहता है कि जल्दी से जल्दी ना एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स लेके आओ। तभी आप देखेंगे गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि फार्मर्स की इनकम डबल कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फार्मर्स की इनकम डबल हो गई तो सारे सेक्टर्स भागेंगे। तो हम ये नहीं सोच रहे होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी 7% पे ग्रो कर रही है, 8% पे ग्रो कर रही है, ना ना, फिर तो हमारी इकोनॉमी जो है डबल डिजिट में ग्रो करेगी, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को पहले समझना पड़ेगा और फिर उन प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हें खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी, टैकल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं क्या, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझेंगे, देन गवर्नमेंट उनसे रिलेटेड कौन सी स्कीम्स लेके आएगी वो समझेंगे, एमएसपी वाला कंसेप्ट समझेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। डन। चलिए, तो ये तो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था, एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन था, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बुक्स कौन सी करनी है आपने? अब माइंड में आएगा ना सर बुक्स तो बताओ, बुक्स तो बताओ। तो देखिए, बुक्स हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही बेस रखेंगे। ठीक है, जो मैं टॉपिक करवाऊंगा मैं उसी से रिलेटेड आपको, अभी क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो भी मैं टॉपिक करवाऊंगा, बुक बताऊंगा, उस बुक का चाहूंगा आप वो रीड जरूर करके आएंगे। जो हमारा जनरल ट्रेंड रहेगा पूरे का पूरे मॉड्यूल में, यही ट्रेंड रहेगा। टॉपिक में करवाऊंगा, बुक में आपको बताऊंगा, उस बुक का आपने वो चैप्टर जो है वो रीड करके आना है, दैट्स इट, बात खत्म। कंसेप्ट क्लियर, एग्जाम के बाद पास जाकर रिवाइज करना होगा, रिवाइज कीजिएगा, नहीं भी करोगे तो भी एग्जाम में जाके क्वेश्चन निकाल के आएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। एग्जाम से पहले भी मैं यहाँ पे हूँ, एग्जाम के बाद भी मैं यहीं पे हूँ। एग्जाम से पहले जितने डाउट है पूछ लो, सर ये नहीं समझ आया बता दो, तो मैं यहीं पे बैठा हूँ। ठीक है, जितने मर्जी कमेंट कीजिए, मैं यहीं पे बैठा हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, बट एग्जाम में डाउट लेके नहीं जाना आपने। डन। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।